मनुष्य हो या जानवर, सभी का ही डेथ के साथ एक फैसिनेटिंग सा रिश्ता है। यह एक ऐसी चीज है जिससे हम दूर से दूर भागना चाहते हैं, बट फिर भी हम ना चाहते हुए हर रोज इसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ये रिलेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब डेथ आपकी नहीं बल्कि आपके किसी अपने की हो। इस सिचुएशन में आप पूर्ण विराम नहीं लगा सकते। कुछ लोग तो इसे कूदकर पार कर जाते हैं, बट कुछ लोग वहीं टिके रहते हैं। वो मान नहीं पाते कि उनका जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनसे बहुत दूर जा चुका है, जिसे फिर से पाने के लिए वो कई बार कई अनऑर्थोडॉक्स चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे कि ओजा बोर्ड और पैरानॉर्मल रेडियोज। मैं यह तो नहीं कह सकता कि ये कितनी इफेक्टिव है, बट कई बार ये एक व्यक्ति के मेंटल स्ट्रेस को बहुत कम कर देती हैं। बट उनके बारे में क्या जो डेथ की इस फैसिनेशन की हदें पार कर देते हैं? ये सवाल सुनकर काफी कुख्यात नाम हमारे सामने आते हैं जो मरने के बाद भी डेड बॉडीज को अपने पास रखते थे, जैसे कि जर्मन डॉक्टर कार्ल टेंजलर। इस व्यक्ति ने अपने ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट 22 वर्षीय एलिना की डेड बॉडी को 7 सालों तक मम्मी बनाकर अपने घर रखा। यह केस अपने आप में काफी क्रेजी और बिजार है, बट इसे क्रिएटर्स ने इतना मिल्क कर दिया है, इतना दूध यह अपनी गायों को नहीं करता। इसलिए आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, बट इसे सिमिलर और इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम केस के बारे में बात करेंगे जो कुछ सालों पहले हमारे सामने आया। इस वीडियो में मैं रशिया की एक फेमस लिंग्विस्ट, फिलोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन एनाटोली मोस्किन के डार्क और बिजार केस के बारे में बात करूंगा। लेट 2000s में 52 वर्षीय मोस्किन को रशिया में कई लोग किसी जीनियस से कम नहीं मानते थे। वो एक हिस्टोरियन था जिसने कई साइंटिफिक पेपर लिखे और साथ ही 13 से ज्यादा अलग अलग भाषाएं सीखी। उसके परिवार और साथ काम करने वाले लोगों के अनुसार मोस्किन एक साधारण सा व्यक्ति था जो अपने काम से काम रखता था और उसका कुछ ऐसा अनऑर्डिनरी बिहेवियर नहीं था। हालांकि उसे आफ्टर लाइफ से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था और सालों सालों उसने जो साइंटिफिक पेपर्स और मैगजीन्स पब्लिश की, उन्होंने इस तरीके को समझने में काफी मदद की जो वो सबकी नाक के नीचे करता आ रहा था। मोस्किन एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कैरेक्टर था जिसने साल 2011 के अंत में रशियन पुलिस और मीडिया को देश के सबसे बिजार और डार्क क्रिमिनल केस के सामने ला खड़ा किया। ऐसे बीच बीच से नहीं बताते, शुरू से शुरू करते हैं। एनाटोली का जन्म 1966 में निंजी नोवगोरोड रशिया में यूरी और एल्विरा के घर हुआ। उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वह बचपन में काफी सोशली ऑकवर्ड था, जिस कारण उसे दोस्त बनाने में काफी डिफिकल्टी होती थी। मतलब वो काफी ज्यादा अकेला अकेला रहता था। बट इसकी दूसरी साइड वह काफी स्मार्ट था और उसके पेरेंट्स ने उसकी ऑकवर्डनेस का कारण उसके इंटेलिजेंस को मानकर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब एनाटोली का बचपन नॉर्मल बच्चों से काफी अलग गुजरा। फॉर एग्जाम्पल, उसी के अनुसार एक रोज जब वह तीसरी कक्षा में था और स्कूल से घर वापस आ रहा था तो वह पूरी तरीके से चोटों से भरा पड़ा था। इसका कारण वो बताता है कि उसका उस दिन किसी ने रेप किया था और यह आज तक पूरी तरीके से ज्ञात नहीं कि उसने इस चीज के बारे में उस समय अपने पेरेंट्स को बताया या नहीं। यह उन कई अजीबोगरीब घटनाओं में से एक है जो उसके साथ बचपन में घटी। इनफैक्ट जिस इंस्टेंस के बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, उसी ने उसका आफ्टर लाइफ, डेड और डेड बॉडीज के प्रति जुनून जगाया। 26 अक्टूबर 2011 में छपी एक लोकल पब्लिकेशन जिसका फोकस सेमेटरीज और अंतिम संस्कारों पर था, उसमें मोस्किन एक स्ट्रेंज रिचुअल को आउटलाइन करता है जिसका वह तब हिस्सा था जब वह केवल 11 साल का था। वो बताता है कि एक सुबह जब वह घर से स्कूल की तरफ जा रहा था तो उसे ब्लैक सूट पहने लोगों के एक ग्रुप ने रोका जो 11 वर्षीय नताशा पेट्रोवा के फ्यूनरल में जा रहे थे। वो ब्लैक सूट वाले लोग एनाटोली को भी कोफिन के साथ एक विलेज में ले गए जहां उन्होंने उसे डेड नताशा पेट्रोवा को जबरदस्ती किस करने पर मजबूर किया। वो आगे लिखता है, आई किस्ड हर वंस देन अगेन। इसके बाद मृत लड़की की माँ एक वेडिंग रिंग 13 वर्षीय एनाटोली की उंगली में पहनाती है और एक अपनी लड़की की उंगली में। मतलब 13 साल की उम्र में एनाटोली की एक मृत लड़की के साथ शादी करा दी गई थी। इसके बाद मोस्किन लिखता है कि नताशा पेट्रोवा के साथ मेरी स्ट्रेंज मैरिज काफी यूजफुल रही। यूजफुल इसलिए रही क्योंकि डेथ, डेड और अनडेड के साथ उसकी ऑब्सेशन की शुरुआत यहीं से हुई। इस शादी के बाद मोस्किन को उस डेड गर्ल के बारे में काफी डरावने सपने आने लगे। एनाटोली के अनुसार वो लड़की रोज रात उसके सपनों में आती, उसे काला जादू सिखाने की कोशिश करती, साथ ही उसे वापस उसी गांव जाने के लिए मनाती जहां उसकी डेड मैरिज हुई थी।
एनाटोली ने उसकी बात मानी और उसी गांव वापस गया और उसके बाद उसे उसके सपने आना बंद हो गए। बट यह थोड़े ही समय के लिए था। जैसे जैसे उसने वहां जाना कम किया, उसे फिर से सपने आने लगे। मोस्किन ने अपनी यह समस्या अपने पेरेंट्स को बताई, बट इसका भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर के डायग्नोसिस के अनुसार लड़की का सपने में आना बढ़ती जवानी के अलावा कुछ नहीं। इसलिए डॉक्टर ने उसे रिलैक्स रहने के लिए नींद की दवाई लेने को कहा। बट इन मेडिसिन से भी कुछ नहीं हुआ और नताशा उसके सपनों में आती रही। लगभग 1 साल तक वो उसके सपनों में आती रही और अब वह मोस्किन से परेशान हो चुकी थी क्योंकि वह उसका कहा कुछ भी काम नहीं करता था। इसीलिए नताशा ने एनाटोली के सामने एक आखिरी शर्त रखी कि अगर वो अपने किसी क्लासमेट के दांत से एक ब्लैक मैजिक रिचुअल परफॉर्म करे तो वो हमेशा के लिए उसका पीछा छोड़ देगी। मोस्किन के अनुसार उसने किसी तरह इस टास्क को कंप्लीट किया, जिसके परिणाम स्वरूप नताशा ने उसे फिर कभी परेशान नहीं किया। हालांकि इस सो कॉल्ड टास्क के उसके जीवन पर कुछ अन्य प्रभाव पड़े क्योंकि इससे एनाटोली का इंटरेस्ट काले जादू और तंत्र मंत्र की तरफ मुड़ गया। जीवन में आगे चलकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को में सेल्टिक स्टडीज में डिग्री हासिल की। सेल्टिक कल्चर मृत्यु और जीवन के बीच के संबंध को बहुत ज्यादा मानता है। इसके साथ साथ उन्होंने लूसीफेरियंस की सोसाइटी भी ज्वाइन की, मतलब उन लोगों का ग्रुप जो डेविल की पूजा करता है। इस कल्ट का हिस्सा बनने के बाद वो ब्लैक मैजिक में और अंदर घुसता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप वो मृत जानवरों पर अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म किया करता और ऐसा करते करते कॉलेज के ही दौरान उसने कभी शादी ना करने की भी कसम खाई क्योंकि उसका कहना था कि कैसे भी हो उसकी एक बार शादी हो चुकी है और वो मरते दम तक उसी को ही निभाता रहेगा। जब तक उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई तब तक उसने अपने आसपास के सभी कब्रिस्तानों की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली थी। वो मैगजीन में छपे एक आर्टिकल में लिखता है कि साल 2005 से 2007 के बीच उसने अपने होम टाउन की रिसर्च ट्रिप के दौरान 752 सिमेट्रीज का मुआयना किया। उसके साथ इन रिसर्च ट्रिप में एक वेल नोन हिस्टोरियन ओलेग रियाबोव भी थे। दोनों व्यक्तियों ने शुरुआत तो अपने आसपास की सिमेट्रीज को डॉक्यूमेंट और लोकल हिस्ट्री को खोजने से किए, बट उनका एंड गोल निंजनी नोवगोरोड नेक्रोपोलिस नामक बुक पब्लिश करने का था। दोनों ने इसके लिए काफी मेहनत की, बट जैसे कि आप समझ गए होंगे एनाटोली का लोकल हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। उसके कुछ और ही मोटिव थे। साल 2009 में कई लोकल लोगों ने नोटिस किया कि उनके सगे संबंधियों की कब्रें या तो टूटी फूटी पड़ी है या पूरी तरीके से खुदी पड़ी है। ऐसे कई केसेस जब सामने आए तो ऑफिशियल्स ने इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए। इन्वेस्टिगेशन 2 सालों तक चली, बट किसी की कुछ हाथ नहीं लगा। ये मामला यही शांत हो गया। इसके बाद साल 2011 में मॉस्को के एयरपोर्ट पर एक एंटी मुस्लिम टेरर अटैक हुआ जिसने पूरे मॉस्को को हिलाकर रख दिया। अटैक के कुछ ही दिनों बाद अथॉरिटीज को खबर मिली कि एक जगह मुस्लिमों की कब्रों को बुरी तरीके से खोदकर तबाह कर दिया गया है। माहौल की गर्मा गर्मी को देखते हुए इस पर तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। गवर्नमेंट को एक और टेरर अटैक का डर था। पुलिस ने ऑर्डर्स के 2 दिन बाद मोस्किन को एक कब्र से रंगे हाथों पकड़ा। वो पुलिस को देखते ही ऐसे व्यवहार करने लगा कि मानो वो ग्रेव स्टोन पर पेंट कर रहा हो, बट वास्तव में वो कुछ और ही कर रहा था। मोस्किन को तुरंत ऑन स्पॉट अरेस्ट कर लिया गया और उसके इन बिजार एक्ट्स पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस ने उसके अपार्टमेंट में खोजबीन करने की इच्छा दिखाई। उन्हें शक था कि मोस्किन एक एक्सट्रीमिस्ट है और उसका घर उन्हें एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा से भरा मिलेगा, बट जो चीज उसके घर से मिली उसने पुलिस को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। जब पुलिस ने उसके अपार्टमेंट पर रेड की तो उन्होंने 29 ह्यूमन साइज डॉल की खोज की। रशियन पुलिस के अनुसार इस हाउस ऑफ हॉरर्स में उन्होंने जो खोजा वो नॉर्मल डॉल नहीं थी, बल्कि औरतों के कपड़े पहने डेड बॉडीज थी। पुलिस के अनुसार वो वास्तव में डॉल्स की तरह दिख रही थी। असाइड फ्रॉम द स्मेल, मोस्किन ने हर एक डेड बॉडी का अच्छा सा मेकओवर करके उसको कपड़े पहनाकर उसके आई सॉकेट में सर्कुलर बटन फिट कर रखे थे ताकि ये थोड़ी जीवित दिखे। जितनी लड़कियों की डेड बॉडीज उसके घर से मिली उन सभी की उम्र 3 से 12 साल के बीच थी। मतलब एनाटोली अपने टारगेट को बहुत स्पेसिफिकली खोजता था और जब पुलिस ने इन डेड बॉडीज को उसके अपार्टमेंट से निकालने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एनाटोली ने उनके रिब केज के अंदर म्यूजिक बॉक्सेस लगा रखे थे ताकि जब वो उनसे इंटरेक्ट करे तो उसे कुछ ऑडिबल फीडबैक मिले। आगे इंटेरोगेशन में मोस्किन ने ही बताया कि उन सभी लड़कियों के बर्थडेज को भी सेलिब्रेट करता था और यह भी बताया जिस डॉल ने जो कपड़े पहने हैं वो वही कपड़े हैं जिनके साथ उन्हें कभी दफनाया गया था।
पुलिस के अनुसार मोस्किन का पूरा अपार्टमेंट ग्रेवस्टोन की फोटोग्राफ्स, डॉल मेकिंग मैनुअल्स और लोकल सिमेट्रीज की मैप से भरा हुआ था। मोस्किन ने यह भी एडमिट किया कि मोस्ट ऑफ द डेड बॉडीज को डॉल बनाने से पहले उसने उनका रेप भी किया और उसने उन डेड बॉडीज की आंखों में बटन इसलिए लगाए ताकि वो उसके साथ बैठकर कार्टून देख सके। आगे पुलिस इंटरोगेशन में उसने यह भी दावा किया कि वो ज्यादातर से प्यार करता है, बट कुछ ऐसी भी है जिनसे वो ऊब चुका है और उन्हें डिसलाइक करने लगा, इसलिए उसने उन्हें अपने गैराज में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। एनाटोली का कहना था कि उसने यह सब अपना अकेलापन दूर करने के लिए किया। उसके पेरेंट्स का यह स्टेटमेंट था कि वो अपने बेटे के लाइफ साइज डॉल बनाने की मैसिव ऑब्सेशन को तो जानते थे, बट वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। मेरा मतलब भाई, बदबू तो आती ही होगी। उसकी माँ एक इंटरव्यू में कहती है कि वो उन डॉल्स को देखती थी, बट वो डेड बॉडीज होंगी, इसका उन्हें जरा भी शक नहीं था। हमें लगा बड़ी बड़ी डॉल्स बनाना उसकी हॉबी है, इसलिए हमने उसे कभी कुछ नहीं कहा। कई बार उसके पड़ोसी ने भी उसके घर से बदबू आने की शिकायत की, बट वो उसे सीवेज प्रॉब्लम कहकर कवर कर देता। एनाटोली के अपार्टमेंट में जितने कॉप्स थे उनमें से एक 9 सालों से उसके साथ मौजूद था। इतने सारे सबूतों के साथ मोस्किन पर एक्सट्रीम हैवी क्राइम्स का चार्ज लगा और लेट 2011 में मीडिया द्वारा दिए गए निकनेम लॉर्ड ऑफ द ममीज और द पपीटियर के साथ उसने 44 कब्रें खोदने और उनसे बॉडी निकालने के आरोपों को माना और उसे साइकेट्रिक वार्ड में भेज दिया गया, जहां उसे स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज किया गया और उसके बाद उसे कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया। इस कन्फाइनमेंट फैसिलिटी से यह रिपोर्ट भी सामने आई थी कि वहां पर मोस्किन को गार्ड्स द्वारा पीटा जाता है, जिसके चलते उसकी मां ने एक ह्यूमन राइट लॉयर को हायर किया, जिसका एंड गोल था मोस्किन को उस फैसिलिटी से निकालकर मॉस्को की एक प्राइवेट क्लिनिक में ट्रांसफर करना और उसका री एग्जामिनेशन कराना, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर एलिजेंटली मोस्किन के खिलाफ थे। ये लीगल बैटल काफी दिनों तक चला और अंततः सितंबर 2018 में उन्हें एक नई हियरिंग मिली। मोस्किन को अपने घर में साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट करने के साथ साथ फ्रीली घूमने के आदेश मिले। वो एक तरह से फ्री मैन था, बट जैसे कि आप सोच सकते हो, कोर्ट के इस आदेश पर काफी कंट्रोवर्सी हुई। इस फैसले का विरोध करने वालों में एक नतालिया कार्डिमोवा नामक औरत भी थी, जो पिछले कई सालों से हर महीने अपनी बेटी की ग्रेवस्टोन पर श्रद्धांजलि देने जाती थी, यह न जानते हुए कि वहाँ उसकी बेटी है ही नहीं। उसे एनाटोली ने बहुत साल पहले कब्र से निकाल लिया था। नतालिया की बेटी जब केवल 10 साल की थी, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो जरा आप भी सोचकर देखो कि उसे कैसा लगा होगा जब उसे पता चला उसकी बेटी एक बार नहीं बल्कि 2 बार उससे छीन ली गई है। इसीलिए वह एनाटोली मोस्किन की रिलीज के खिलाफ थी। He needs to be kept under surveillance. This creature brought fear, terror and panic into my life. पिछले साल एनाटोली का साइकेट्रिक वार्ड में कन्फाइनमेंट भी ओवर हो गया। मतलब अब वह पूरी तरीके से एक सो कॉल्ड फ्री मैन है। मतलब वो खुला घूम सकता है, बट उसके क्राइम्स हिस्ट्री में डार्केस्ट और मोस्ट बिजार क्राइम की कैटेगरी में है, जिसने लोगों के पास से उनके लव्ड वन की डेड बॉडीज भी छीन ली। वो आज एक आजाद व्यक्ति है, बट अथॉरिटीज को उस पर नजर रखनी चाहिए। क्या पता किस दिन उसके मन में फिर से क्या आ जाए।